भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग यह है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2, Why this mission is different? चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है।
एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है, और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3, इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या UAE परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे, और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना के नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं। और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही $24 बिलियन की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। He is known as the father of Indian space program। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने उन्हें कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है।
ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन कभी भी मैं इसरो के किसी नए लॉन्च या फिर नए अचीवमेंट के बारे में सुनता हूँ तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि हर सक्सेस के हीरोज हमारे ये साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी है, बाधाएं हैं, बजट कम है और प्रॉब्लम्स कई ज्यादा। हम वही भारत देश हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वही भारत देश हैं जिसके लिए स्काई एक लिमिट नहीं, एक सीढ़ी है, जिसके ऊपर चढ़कर हम आने वाला कल सुनहरा बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।